फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं सीमा वर्मा अपने यूट्यूब चैनल ओम अध्ययन केंद्र से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को संस्कृत में प्रत्यय पढ़ाऊंगी। जो टीजीटी, पीजीटी, जूनियर शिक्षक भर्ती, टेट, सीटेट और सुपर टेट आदि सभी परीक्षाओं में प्रत्यय से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले आप सभी मित्रों से अनुरोध है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा और क्लास अच्छी लगती हो तो एक प्यारा सा कमेंट करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की हम क्लास शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में यहाँ तक पढ़ाया जा चुका है। आज णमूल प्रत्यय आप लोगों को पढ़ाऊंगी। णमूल प्रत्यय का सूत्र है आभिच्छ्रे णमूल च। सूत्र से समान कर्ता वाले दो धातुओं से पूर्वकालिक धातु से णमूल प्रत्यय होता है। बार बार होना अर्थ द्योतित होने पर यदि किसी क्रिया का बार बार लगातार अभिच्छ्र अर्थ में प्रयोग करना होता है तो वहाँ णमूल प्रत्यय जोड़ा जाता है। णमूल में अम शेष रहता है। णमूल प्रत्यय में क्या शेष बचता है? अम। णमूल प्रत्यय से बने शब्द अव्यय होते हैं, इनके रूप नहीं चलते हैं। अब यहाँ से णमूल प्रत्यांत पदों की सूची है। तड धन णमूल बना ताडम, इसका अर्थ है मार, मारकर। द के साथ जब णमूल प्रत्यय लगा तो बना दायम, दायम, जिसका अर्थ है दे, देकर। और पा के साथ जब णमूल प्रत्यय लगा तो बना पायम, पायम, जिसका अर्थ है पी, पी कर। अगला है गम के साथ णमूल प्रत्यय लगा तो बना गामम, गामम, जिसका अर्थ है जा, जाकर। व्री के साथ जब णमूल प्रत्यय लगा तो बना वारम, वारम, जिसका अर्थ है बार, बार। छिद के साथ जब लगा तो बना छेदम, छेदम, जिसका अर्थ है छेद, छेद कर। अगला है नम के साथ जब णमूल प्रत्यय लगा तो बना नामम, नामम, जिसका अर्थ है झुक, झुक कर। पठ के साथ जब णमूल प्रत्यय लगा तो बना पाठम, पाठम, जिसका अर्थ है पढ़, पढ़ कर। रुद धातु के साथ लगा तो बना रोदम, रोदम, जिसका अर्थ है रो, रो कर। भिद, भिद के साथ जब णमूल प्रत्यय लगा तो बना भेदम, भेदम, जिसका अर्थ है फोड़, फोड़ कर। पच के साथ णमूल प्रत्यय लगा तो बना पाचम, पाचम, जिसका अर्थ है पका, पका कर। इसके बाद है दृश्य के साथ जब लगा णमूल प्रत्यय तो बना दर्शम, दर्शम, जिसका अर्थ है बार, बार देख कर। नस के साथ जब णमूल प्रत्यय लगा तो बना नासम, नासम, जिसका अर्थ है नष्ट कर, करके। लब धातु के साथ जब णमूल प्रत्यय लगा तो बना लाभम, लाभम, जिसका अर्थ है बार, बार प्राप्त करके। ग्रह के साथ जब णमूल प्रत्यय लगा तो बना ग्राहम, ग्राहम, जिसका अर्थ है बार, बार पकड़ कर। अब यहाँ से सत्र प्रत्यय और सानच प्रत्यय हैं, जिसका सूत्र है लटः सत्र सानच आव प्रथम असमान अधिकरणे। सूत्र से सत्र और सानच प्रत्ययों का विधान होता है। सत्र और सानच दोनों प्रत्यय वर्तमान कालिक कृदंत के अंतर्गत गिने जाते हैं। यहाँ से एक प्रश्न बनता है, पूछा जाएगा सत्र और सानच किस काल में होते हैं? तो वर्तमान काल में होते हैं सत्र, सानच। तव सत सूत्र से सत्र, सानच दोनों प्रत्ययों की सत संज्ञा होती है। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, सत्र और सानच की कौन सी संज्ञा होती है? सत्र सानच की कौन सी संज्ञा होती है? तो सत संज्ञा होती है। किस सूत्र से होती है? तव सत सूत्र से जो है सत संज्ञा होती है। लगातार कार्य का होना, इस अर्थ को बताने के लिए इन दोनों प्रत्ययों का प्रयोग होता है। सत्र प्रत्यय में अत और सानच में आन शेष बचता है।
इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। लास्ट में जब सत्र प्रत्यय रहेगा तो लास्ट में अत शेष बचता है और सानच में आन लास्ट में शेष बचता है। परस्मैपदी धातुओं में सत्र एवं आत्मनेपदी धातुओं में सानच प्रत्यय का विधान किया जाता है, किंतु उभयपदी धातुओं से दोनों प्रत्यय होते हैं। सत्र और सानच प्रत्यांत शब्दों के रूप तीनों लिंगों और सातों विभक्तियों में चलते हैं। जैसे पठ के साथ जब सत्र प्रत्यय लगा तो बना पठन, जो पुल्लिंग में है, पठंती यह स्त्रीलिंग में है और पठत यह नपुंसक लिंग में है। वही जब कंप धातु के साथ सानच प्रत्यय लगा तो बना कंपमाना, जो पुल्लिंग में है, और कंपमाना यह स्त्रीलिंग में है और कंपमानम यह नपुंसक लिंग में है। ये प्रत्यय कर्ता के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे पठन बालकः गच्छति, पढ़ता हुआ बालक जाता है, यह जो है सत्र प्रत्यय में है। पठन यह सत्र प्रत्यय में है। और अगला है भाषमाणः शिक्षकः लिखति, बोलता हुआ शिक्षक लिखता है। तो भाषमाणः में कौन सा प्रत्यय है? सानच प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। अब जो है सत्र प्रत्यय के कुछ उदाहरण हम लोग देखेंगे। पहला है पठ। पठ का अर्थ क्या होता है? पढ़ना। पठ धातु के साथ जब सत्र प्रत्यय लगेगा तो बनेगा पुल्लिंग में पठन बनेगा और स्त्रीलिंग में पठंती बनेगा, नपुंसक लिंग में पठत बनेगा। और अगला है लिख धातु। लिख धातु का अर्थ है लिखना और जब सत्र प्रत्यय लगेगा तो बनेगा लिखन, पुल्लिंग में लिखन, स्त्रीलिंग में लिखंती और नपुंसक लिंग में लिखत। तीनों लिंगों में रूप चलता है और तीनों लिंगों में एक में लिखन, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में लिखंती, नपुंसक लिंग में लिखत रूप बना है। अब यहाँ है तीसरा क्रीड धातु। क्रीड धातु का अर्थ क्या होता है? खेलना। इसका जब सत्र प्रत्यय लगेगा तो बनेगा क्रीडन, क्रीडंती, क्रीडत। अब मैं आप लोगों को बार बार जो है ये लिंग नहीं बताऊंगी, आप लोग इसको स्वयं देखिएगा, पढ़िएगा। और क्री धातु के साथ, क्री का अर्थ होता है करना, क्री धातु के साथ जब सत्र प्रत्यय लगेगा तो बनेगा कुर्वन्, कुर्वन्ति, कुर्वत, कुर्वन्, कुर्वती, कुर्वत। और धाव धातु के साथ लगे, धाव का अर्थ होता है दौड़ना। धाव धातु के साथ जब सत्र प्रत्यय लगेगा तो बनेगा धावन, धावंती, धावत। और यहाँ आप लोग एक क्री धातु का ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। कुर्वन के साथ लगेगा तो स्त्रीलिंग में कुर्वती बना है। और सब जगह जो है देखिए धावंती, क्रीडंती, लिखंती, तो इस टाइप के जो रूप बने उसको आप लोग ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। जैसे कुर्वती, तो यहाँ अगर कुर्वंती दे देगा तो लोग कुर्वंती सही कर देंगे। पूछेगा कि क्री धातु के साथ जब सत्र प्रत्यय लगेगा तो स्त्रीलिंग में क्या रूप बनेगा? तो ऑप्शन में कुर्वती और कुर्वंती दोनों रहेगा, तो ज़्यादातर लोग कुर्वंती को सही करेंगे। तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा, स्त्रीलिंग में कुर्वती बनता है, कुर्वंती नहीं। अगला है श्रु। श्रु का अर्थ, श्रु धातु का अर्थ होता है सुनना। और श्रु धातु से जब सत्र प्रत्यय लगेगा तो बनेगा सृडवन, सृडवती, सृडवत। आप धातु का अर्थ होता है पाना और इसका रूप बनेगा अपनुवन, अपनुवती, अपनुवत। गम धातु का अर्थ होता है जाना, इसका रूप बनेगा गच्छन, गच्छन्ति, गच्छत। गर्ज धातु का अर्थ होता है गर्जना, जिसका रूप बनेगा गर्जन, गर्जन्ति, गर्जत। दृश्य धातु का अर्थ होता है देखना, जिसका रूप बनेगा पश्यन, पश्यन्ति, पश्यत। कथ धातु का अर्थ होता है कहना, जिसका रूप बनेगा कथयन, कथयन्ति, कथयत। अर्च। अर्च धातु का अर्थ होता है पूजना, इसका रूप बनेगा
अर्जन, अर्चन, अर्चन्ति, अर्चत। क्री धातु का अर्थ होता है खरीदना, इसका रूप बनेगा क्रीडन, क्रीडति, क्रीडत। यहाँ भी देखिए क्रीडंती नहीं है, क्रीडत रूप बना है। और गय धातु का अर्थ होता है गाना, इसका रूप बने गायन, गायंती, गायत। छिद धातु का अर्थ होता है काटना, जिसका रूप बनेगा छिंदन, छिंदंती, छिंदत। शक, शक धातु का अर्थ होता है सकना, जिसका रूप बनेगा शकनुवन, शकनुवंती, शकनुवत। स्वप, स्वप धातु का अर्थ होता है सोना, जिसका रूप बनेगा स्वप्न, स्वपंती, स्वपत। स्मृति धातु का अर्थ होता है स्मरण करना, जिसका रूप बनेगा स्मरण, स्मरंती, स्मरत। हरि धातु का अर्थ होता है हरण करना, जिसका रूप बनेगा हरन, हरंती, हरत। हस धातु का अर्थ होता है हंसना, जिसका रूप बनेगा हसन, हसंती, हसत। अस धातु का अर्थ होता है होना, जिसका रूप बनेगा सन, सती, सत। अगला है खाद धातु का अर्थ होता है खाना, जिसका रूप बनेगा खादन, खादंती, खादत। अगला है चल धातु का अर्थ होता है चलना, जिसका रूप बनेगा चलन, चलंती, चलत। ज्ञा धातु का अर्थ होता है जानना, जिसका रूप बनेगा जानन, जानती, जानत। भू धातु का अर्थ होता है होना, जिसका रूप बनेगा भवन, भवंती, भवत। कथ धातु का अर्थ होता है कहना, जिसका रूप बनेगा कथयन, कथयंती, कथयत। इसके बाद अगला है सानच प्रत्यय। सत्र प्रत्यय समाप्त हो गया। अब सानच प्रत्यय के एग्जाम्पल हैं, इसको आप लोग पढ़िए। पहला है भास धातु। भास धातु के साथ जब जो है सानच प्रत्यय लगेगा तो रूप बनेगा भास माड़ा, भास माड़ा, भास माड़म। तो यह भी सानच प्रत्यय भी तीनों लिंगों में रूप चलता है। तो भास धातु के साथ जब सानच प्रत्यय लगेगा तो पुल्लिंग में भास माड़ा बनेगा, स्त्रीलिंग में भास माड़ा बनेगा और नपुंसक लिंग में भास माड़म रूप बनेगा। अगला है एध धातु। एध धातु के साथ जब सानच प्रत्यय लगेगा तो पुल्लिंग में रूप बनेगा एधमाना, स्त्रीलिंग में एधमाना और नपुंसक लिंग में एधमानम रूप बनेगा। अब क्री धातु। क्री धातु के लगने पर रूप बनेगा कुरवाड़ा, कुरवाड़ा, कुरवाड़म। यज धातु के साथ रूप बनेगा यजमाना, यजमाना, यजमानम। लभ धातु के साथ रूप बनेगा लभमाना, लभमाना, लभमानम। याच धातु के साथ याचमाना, याचमाना, याचमानम। नी धातु के साथ रूप बनेगा नयमाना, नयमाना, नयमानम। वृद्ध धातु के साथ रूप बनेगा वर्धमाना, वर्धमाना, वर्धमानम। वृद्ध धातु का अर्थ होता है होना, जिसका रूप बनेगा वर्तमान, वर्तमाना, वर्तमानम। सी धातु का अर्थ होता है सोना, जिसका रूप बनेगा सयाना, सयाना, सयानम। कंप धातु का अर्थ होता है कांपना, जिसका रूप बनेगा कंपमाना, कंपमाना, कंपमानम। और आस धातु का अर्थ होता है बैठना, जिसका रूप बनेगा आसीना, आसीना, आसीनम। जन धातु का अर्थ होता है पैदा होना, जिसका रूप बनेगा जायमाना, जायमाना, जायमानम। त्वर धातु का अर्थ होता है जल्दी करना, जिसका रूप बनेगा त्वरमाड़ा, त्वरमाड़ा, त्वरमाड़म। अगला है सेव धातु। सेव धातु का अर्थ होता है सेवा करना, जिसका रूप बनेगा सेवमाना, सेवमाना, सेवमानम। सह धातु। सह धातु का अर्थ होता है सहन करना, जिसका रूप बनेगा सहमाना, सहमाना, सहमानम। अगला है कथ। कथ का अर्थ होता है कहना, जिसका रूप बनेगा कथय माड़ा, कथय माड़ा, कथय माड़म। अब यहाँ जो है कृत प्रत्यय समाप्त हो गया। अब इसके बाद तद्धित प्रत्यय, यहाँ से तद्धित प्रत्यय पढ़ेंगे। तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं अव्यय पदों से जोड़े जाने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय हैं। तद्धित प्रत्यय के योग से बने हुए शब्द
तद्धितांत कहे जाते हैं। तो यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा, तद्धित प्रत्यय जो है संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि से जोड़े जाते हैं और कृत प्रत्यय जो है धातुओं से जोड़े जाते हैं। तो तद्धित प्रत्यय में पहला है मतुप प्रत्यय। तदस्य अस्ति अस्मिन् इति मतुप। मतुप प्रत्यय का सूत्र है, सूत्र से वह इसका है, वह इसमें है, इन अर्थों में मतुप प्रत्यय होता है। मतुप के पकार एवं उकार का योग होकर मत शेष बचता है। मतुप प्रत्यय में लास्ट में क्या बचेगा? मत। प्रत्यय पहचानने की सबसे आसान ट्रिक यही है कि आप लास्ट में ध्यान दीजिए कि लास्ट में शेष क्या बच रहा है। लास्ट में मतुप प्रत्यय में मत शेष बचता है और मतुप प्रत्यांत पद विशेषण होते हैं, अतः विशेष्य के अनुसार इनका लिंग, वचन और विभक्ति निर्धारित होती है। मतुप प्रत्यांत पदों की सूची। अब यहाँ से मतुप प्रत्यांत पदों का एग्जाम्पल दिया हुआ है। गो, गो के साथ जब मतुप प्रत्यय लगेगा तो रूप बनेगा गोमत या गोमान, जिसका अर्थ है गौ वाला। और मति के साथ जब मतुप प्रत्यय लगेगा तो रूप बनेगा मति मत या मतिमान, जिसका अर्थ है बुद्धि वाला। श्री के साथ मतुप प्रत्यय लगेगा तो बनेगा रूप श्रीमत या श्रीमान, जिसका अर्थ है श्री से युक्त। और धी के साथ जब मतुप प्रत्यय लगेगा तो रूप बनेगा धीमत या धीमान, जिसका अर्थ है बुद्धि वाला। और आयुष के साथ जब मतुप प्रत्यय लगेगा तो रूप बनेगा आयुष्मत या आयुष्मान, जिसका अर्थ है दीर्घायु। अब यहाँ से मतुप या मत, मतुप में मत शेष बचता है का, मतुप के मत का म बदल कर व हो जाता है। यहाँ जो म बचता है मत में, जो म है इसका व हो जाता है यदि अकारांत या आकारांत हो। जैसे आप लोग ध्यान दीजिएगा एग्जाम्पल से, जैसे यहाँ बल, बल में ह्रस्व आ, बल में ह्रस्व आ या दीर्घ आ हो। बल, यहाँ बल धातु है ना, बल धातु में लास्ट में ह्रस्व आ है और विद्या में देखिए लास्ट में दीर्घ आ है। तो यदि धातु के लास्ट में ह्रस्व आ या दीर्घ आ रहेगा तो जो यहाँ मतुप प्रत्यय लगेगा मतुप के म का व हो जाएगा। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो बल धातु के साथ मतुप प्रत्यय लगने पर रूप बनेगा बलवत या बलवान। विद्या के साथ मतुप प्रत्यय लगने से रूप बनेगा विद्यावत या विद्यावान। धन के साथ मतुप लगने से बनेगा धनवत या धनवान। दया से दयावत या दयावान। गुण से गुणवत या गुणवान रूप बनेगा। अगला है भग से भगवत या भगवान रूप बनेगा। ऐसा शब्द जिसके अंतिम स्वर के पहले माँ हो, जैसे लक्ष्मी, अंतिम स्वर माँ है लक्ष्मी में, तो लक्ष्मी के साथ जब मतुप प्रत्यय लगेगा तो रूप बनेगा लक्ष्मीवान। अगला पॉइंट है ऐसा शब्द जिसके अंतिम व्यंजन के पहले आ हो, आ या हो, नहीं आ या ह्रस्व आ या दीर्घ आ हो। जैसे यशस, यशस में जब मतुप प्रत्यय लगेगा तो रूप बनेगा यशस्वत या यशस्वान। भास में जब मतुप प्रत्यय लगेगा तो रूप बनेगा भास्वत या भास्वान। जिस शब्द के अंत में वर्गों के प्रथम 4 वर्णों में से कोई हो, जैसे विद्युत, विद्युत के साथ जब लगेगा तो विद्युतवत या विद्युतवान रूप बनेगा। और सुहृद के साथ जब मतुप प्रत्यय लगेगा तो रूप बनेगा सुहृदवत या सुहृदवान।
अब यहाँ मतु प्रत्यांत पदों की सूची दी हुई है। तो धन धातु के साथ जब मतु प्रत्यय लगेगा तो रूप बनेगा, पुल्लिंग में बनेगा धनवान, स्त्रीलिंग में बनेगा धनवती और नपुंसक लिंग में बनेगा धनवत। तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। मतु प्रत्यय तीनों लिंगों में रूप चलता है, धनवान, धनवती, धनवत। और रूप धातु के साथ रूपवान, रूपवती, रूपवत। बल के साथ बलवान, बलवती, बलवत। गुण के साथ गुणवान, गुणवती, गुणवत। रस के साथ रसवान, रसवती, रसवत। धी के साथ धीमान, धीमती, धीमत। श्री के साथ श्रीमान, श्रीमती, श्रीमत रूप बनेगा। तो यहाँ पे ध्यान देने योग्य जो बात है कि जैसे मतु प्रत्यय में आप लोग ध्यान दीजिएगा, लास्ट में वानवती वत शेष बचता है या मानमती मत शेष बचता है। वानवती वत, मानमती मत शेष बचता है। अब इसके बाद है इनि प्रत्यय। यहाँ जैसे तद्धित प्रत्यय में ना, मतलब जितने भी एग्जाम्पल हैं सब याद करने वाले हैं, क्योंकि तद्धित प्रत्यय में ऐसे ऐसे एग्जाम्पल दिए रहते हैं कि उनको बिना रटे जो है आप जान ही नहीं पाएंगे, क्योंकि कुछ ऐसे कृत प्रत्यय में ऐसे एग्जाम्पल हैं जो तद्धित प्रत्यय के एग्जाम्पल से मेल खाते हैं, तो आप लोग वहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज होंगे। तो तद्धित प्रत्यय के जितने एग्जाम्पल हैं इम्पॉर्टेंट, उसको आप लोग रट लीजिएगा। तो इनि प्रत्यय का सूत्र है अत इनि ठनौ, अर्थात आकारांत शब्दों से इन और ठन प्रत्यय होते हैं। इन प्रत्यय के अंत में विद्यमान ई का लोप हो जाता है, अतः केवल इन शेष बचता है। यह प्रत्यय भी वाला अर्थ में प्रयुक्त होता है, जैसे धन के साथ जब इन प्रत्यय लगेगा तो रूप बनेगा धनिन, जिसका अर्थ होता है धनी या धन वाला। धनिन या धनिन धनी रूप बनेगा, जिसका अर्थ है धन वाला। अब यहाँ से इनि प्रत्यांत शब्दों की सूची है। जैसे चक्र धातु के साथ जब इनि प्रत्यय लगेगा तो रूप बनेगा चक्रिन या चक्री। यहाँ पे दो रूप बनेंगे। जैसे चक्र धातु के साथ जब इनि प्रत्यय लगेगा तो रूप बनेगा चक्रिन या चक्री। और धन धातु के साथ जब इनि प्रत्यय लगेगा तो रूप बनेगा धनिन या धनी। बल से बलिन या बली रूप बनेगा। दुख से दुखिन या दुखी रूप बनेगा। गुड़ से गुड़िन या गुड़ी रूप बनेगा। कर से करिन या करी रूप बनेगा। हस्त से हस्तिन या हस्ती रूप बनेगा। दंड से दंडिन या दंडी रूप बनेगा। शिखा से शिखिन या शिखी रूप बनेगा। इसके बाद है सुख से सुखिन या सुखी रूप बनेगा। कर्म से कर्मिन या कर्मी रूप बनेगा। प्रणय से प्रणयिन या प्रणयी रूप बनेगा। माला से मालिन या माली रूप बनेगा। यहाँ ज़्यादा मतलब एग्जाम्पल में जो देता है, जैसे माली में कौन सा प्रत्यय है, तो मालिन यदि देगा तो आप लोग जान जाएंगे कि इन प्रत्यय होगा। तो मालिन ज़्यादा नहीं देता है, माली में कौन सा प्रत्यय है, तो इन प्रत्यय। और अगला है दोष के साथ दोषिन या दोषी रूप बनेगा। ज्ञान के साथ ज्ञानिन या ज्ञानी। और दान के साथ दानिन या दानी रूप बनेगा। माया के साथ माइन या माई रूप बनेगा। अब यहाँ पे इन प्रत्यय समाप्त हो गया। त्वा और तल प्रत्यय, इसका जो है सूत्र है तस्य भावस्त्वा तलौ। सूत्र से किसी शब्द को भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए उस शब्द में त्वा अथवा तल ता प्रत्यय जोड़ दिए जाते हैं। त्वा से अंत होने वाले शब्द सदा नपुंसक लिंग में होते हैं और तल से अंत होने वाला शब्द स्त्रीलिंग में होता है। अगला सूत्र है ग्रामम जन बंधु बंधुभ्यः तल।
ग्रामम जन बंधुभ्यः तल। सूत्र से तल प्रत्यय होता है, जैसे ग्रामता, बंधुता, जनता आदि में जो है तल प्रत्यय है। गजता, सहायता आदि में भी तल प्रत्यय है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ग्राम जन बंधुभ्यः तल। ग्रामता, बंधुता और जनता में तल प्रत्यय है। अब यहाँ तल प्रत्यय के कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। कुशल, कुशल में जब त्व प्रत्यांत पद लगेगा तो बनेगा कुशलत्वम। कुशलत्वम में पूछा जाएगा तो त्व प्रत्यय। ध्यान दीजिएगा, ये जितने हैं यह त्व प्रत्यय के एग्जाम्पल हैं और इधर जितने दिए गए हैं वो तल प्रत्यय के एग्जाम्पल हैं। तो कुशल के साथ जब त्व प्रत्यय लगेगा तो रूप बनेगा कुशलत्वम। कुशलत्वम में त्व प्रत्यय और कुशलता में तल प्रत्यय है। कुशल में जब तल प्रत्यय लगेगा तो रूप बनेगा कुशलता। अगला है गुरु में जब त्व प्रत्यय लगेगा तो रूप बनेगा गुरुत्वम, और वही गुरु में तल प्रत्यय लगेगा तो रूप बनेगा गुरुता। और मित्र में जब त्व प्रत्यय लगेगा तो रूप बनेगा मित्रत्वम, और मित्र में तल प्रत्यय लगेगा तो रूप बनेगा मित्रता। अगला है देव, देव में त्व प्रत्यय लगेगा देवत्वम रूप बनेगा, और तल प्रत्यय लगेगा देवता रूप बनेगा। सुंदर में त्व प्रत्यय लगेगा सुंदरत्वम रूप बनेगा, तल प्रत्यय लगेगा सुंदरता रूप बनेगा। मनुष्य में त्व प्रत्यय लगेगा मनुष्यत्वम रूप बनेगा, तल प्रत्यय रूप लगेगा तो मनुष्यता रूप बनेगा। शिशु में त्व प्रत्यय लगेगा शिशुत्वम और तल प्रत्यय लगेगा शिशुता। पशु में त्व प्रत्यय लगेगा पशुत्वम, तल प्रत्यय लगेगा तो पशुता रूप बनेगा। मूर्ख में जब त्व प्रत्यय लगेगा मूर्खत्वम रूप बनेगा और तल प्रत्यय लगेगा तो रूप बनेगा मूर्खता। दुर्जन में जब त्व प्रत्यय लगेगा तो रूप बनेगा दुर्जनत्वम और तल प्रत्यय लगेगा तो रूप बनेगा दुर्जनता। महत में जब त्व प्रत्यय लगेगा तो रूप बनेगा महत्वम और वही तल प्रत्यय लगेगा तो रूप बनेगा महत्ता। अब इसके बाद है ठक प्रत्यय। ठक प्रत्यय का प्रयोग भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए होता है। शब्द के साथ जुड़ने पर ठक के स्थान इक आदेश हो जाता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, शब्द के साथ जुड़ने पर जब ठक प्रत्यय शब्द के साथ जुड़ेगा तो जो ठक है, ठक के ठा के स्थान पर इक आदेश हो जाता है। शब्द के प्रथम स्वर में वृद्धि हो जाती है और आ ह्रस्व या दीर्घ आ ह्रस्व ई को ऐ उ को औ हो जाता है, अर्थात आदि अच की वृद्धि हो जाती है। इसमें जो आदि में अच रहता है अर्थात आदि में जो स्वर रहता है उसकी वृद्धि हो जाती है अर्थात दीर्घ हो जाता है वो। तो ठक प्रत्यय के कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ठक का इक आदेश हो जाता है। तो धर्म के साथ जब ठक प्रत्यय लगेगा तो रूप बनेगा धार्मिक। धार्मिक में देखिए पीछे इक आ रहा है ना, इक, इसमें ठक प्रत्यय में लास्ट में इक आएगा, इक। और अस्ति के साथ जब ठक प्रत्यय लगेगा तो रूप बनेगा आस्तिकः, इक, यहाँ भी लास्ट में इक आ रहा है। और सप्ताह के साथ ठक प्रत्यय लगने पे रूप बनेगा साप्ताहिक। संस्कृत के साथ ठक प्रत्यय लगेगा तो रूप बनेगा सांस्कृतिक। अश्व के साथ ठक प्रत्यय लगने पर रूप बनेगा आश्विक, आश्विकः। साहित्य के साथ ठक प्रत्यय लगने पर रूप बनेगा साहित्यिकः। लोक के साथ ठक प्रत्यय लगने पर रूप बनेगा लौकिकः। दिन के साथ ठक प्रत्यय लगने पर रूप बनेगा दैनिकः। अब यहाँ से है स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय
पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए जिन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम स्त्री प्रत्यय कहते हैं, जैसे टाप, चाप, डाप, नीप, नीस, नीन, ऊं, ती आदि। ये सभी स्त्री प्रत्यय हैं। तो पहला स्त्री प्रत्यय हम लोग पढ़ेंगे टाप प्रत्यय। अजाद्य तष्टाम, यह सूत्र है टाप प्रत्यय का। सूत्र से अजादिगण में गिने गए शब्दों को और अकारांत पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए टाप प्रत्यय लगाया जाता है। टाप प्रत्यय के टा और पा का लोप होकर केवल आ बचता है, अतः टाप प्रत्यांत शब्द आकारांत स्त्रीलिंग कहलाते हैं। टाप प्रत्यय से बने शब्दों के रूप रमा की भांति चलते हैं। जैसे रमा का रूप चलता है वैसे टाप प्रत्यय जब लग जाते हैं शब्दों में तो वैसे ही रूप रमा की तरह चलते हैं। यहाँ पे टाप प्रत्यय के कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। जैसे अज के साथ जब टाप प्रत्यय लगेगा तो रूप बनेगा अजा, दीर्घ हो गया ना, अजा। और चटक के साथ यहाँ जो अज दिया हुआ है अज, ये ज में जो ह्रस्व आ है वही दीर्घ होगा, इसको ध्यान दीजिएगा। जैसे चटक है तो क में ह्रस्व आ है ना, तो ह्रस्व आ का दीर्घ हो जाएगा तो दीर्घ आ बन जाएगा। चटक में जब टाप प्रत्यय लगेगा तो रूप बनेगा चटका। सुत में जब टाप प्रत्यय लगेगा तो रूप बनेगा सुता। शूद्र में जब टाप प्रत्यय लगेगा तो रूप बनेगा शूद्रा। इसके बाद कनिष्ठ में जब टाप प्रत्यय लगेगा तो रूप बनेगा कनिष्ठा। इसके बाद जब प्रथम में टाप प्रत्यय लगेगा रूप बनेगा प्रथमा। बाल में टाप प्रत्यय लगने से रूप बनेगा बाला। अश्व में टाप प्रत्यय लगने से रूप बनेगा अश्वा। क्षत्रिय में टाप प्रत्यय लगने से रूप बनेगा क्षत्रिया। अनुकूल में टाप प्रत्यय लगने से रूप बनेगा अनुकूला। और सुनयन में टाप प्रत्यय लगने से रूप बनेगा सुनयना। अचल में टाप प्रत्यय लगने से रूप बनेगा अचला। कुशल में टाप प्रत्यय लगने से रूप बनेगा कुशला। अब यहाँ कुछ नोट करके दिया हुआ है। टाप प्रत्यांत जोड़ते समय यदि शब्द के अंत में का हो और का से पूर्व ह्रस्व आ हो तो ह्रस्व आ के स्थान पर ई हो जाता है। जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कारक में ह्रस्व आ, का में ह्रस्व आ, लास्ट में ह्रस्व आ है। इस ह्रस्व आ का ह्रस्व ई जो है, सॉरी, यहाँ जैसे इसका जब विच्छेद होगा कारक का तो का रहेगा, इसके बाद दीर्घ आ रहेगा, फिर र रहेगा, र ह्रस्व आ, और इसके बाद का, फिर ह्रस्व आ, ह्रस्व आ रहेगा। इसके बाद यहाँ कहा गया है का हो, यहाँ का हो। जैसे टाप प्रत्यय जोड़ते समय यदि शब्द के अंत में का हो, अंत में तो का है, कारक में अंत में का है, और का से पूर्व आ हो, तो यहाँ देखिए का से का है ना, का से पूर्व आ है, आ हो तो आ के स्थान पर ई आदेश हो जाएगा। जब यहाँ ई हो जाएगा तो रा पे छोटी ई की मात्रा लग जाएगी। जब यहाँ आ का ई हो जाएगा तो यहाँ छोटी ई की मात्रा हो जाएगी। तब कारक, कारक में जब टाप प्रत्यय लगेगा तो रा में जो ह्रस्व आ है उसका जब ई हो जाएगा तो रूप बनेगा कारिका। इसके बाद नाटक से टाप प्रत्यय लगेगा तो रूप बनेगा नाटिका। बालक में टाप प्रत्यय लगेगा तो रूप बनेगा बालिका। अध्यापक में टाप प्रत्यय लगेगा तो रूप बनेगा अध्यापिका। और गायक में टाप प्रत्यय लगेगा तो रूप बनेगा गायिका। तो यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा, लास्ट में यदि का हो, नहीं तो आप किसी और का जैसे दे दिया आज या सुत और कोई शब्द दे दिया तो उस पर जो है आप लोग नहीं बदलाव कीजिएगा। कारक में जो है लास्ट में का बच रहा है, उसके पहले ह्रस्व आ है तो ह्रस्व आ का ई हुआ है।
तो गायक में जब टाप प्रत्यय लगा रूप बना गायिका। अब इसके बाद टाप प्रत्यय यहाँ पे समाप्त हो जाता है। अब इसके बाद है ङीस प्रत्यय। स्त्रीलिंग में दूसरा प्रत्यय है ङीस प्रत्यय। पहला टाप, दूसरा ङीस प्रत्यय, जिसका सूत्र है सिद्ध गौराधिभ्यश्च। सूत्र से ङीस प्रत्यय का विधान किया जाता है। जिन प्रत्ययों में सकार का लोप हुआ हो ऐसे प्रत्ययों से बने हुए शब्दों से तथा गौरादि गण के शब्दों से स्त्रीलिंग बनाने के लिए ङीस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। ङीस में ङ की और स की संज्ञा होकर लोप हो जाता है, केवल दीर्घ ई शेष बचता है। इसीलिए ङीस प्रत्यांत पद ईकारांत स्त्रीलिंग पद कहलाते हैं। ङीस प्रत्यांत पदों का रूप नदी की तरह चलता है। अब यहाँ ङीस प्रत्यय के कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। ङीस प्रत्यय, ङीप प्रत्यय और ङीन प्रत्यय, ये तीनों वेरी इंपॉर्टेंट प्रत्यय हैं। इन पे जो है लगभग तीनों में जो है दीर्घ ई बचता है लास्ट में। यहाँ अगर आप लोग रट के नहीं याद करेंगे तो यहाँ बहुत कन्फ्यूजिंग रहता है। तो नर्तक, नर्तक के साथ जब ङीस प्रत्यय लगेगा तो रूप बनेगा नर्तकी। जैसे आप लोग ङीस प्रत्यय में इतना मतलब रट के याद कर लीजिएगा, नर्तकी, गौरी, नटी, चंद्रमुखी, शिखंडी, तटी, शूद्री में ङीस प्रत्यय। और ऐसे ङीप प्रत्यय नदी, देवी, तरुणी, गार्गी, कुमारी, किशोरी, त्रिलोकी, अष्टाध्यायी, पंचवटी और त्रिपादी में जो है ङीप प्रत्यय होते हैं। और ङीन प्रत्यय के ब्राह्मणी हुआ, सारंगरवी, नारी में जो है ङीन प्रत्यय होते हैं। तो तीनों प्रत्ययों को आप लोग अच्छे से याद करिएगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद गौर के साथ जब ङीस प्रत्यय लगेगा तो रूप बनेगा गौरी। नट के साथ ङीस प्रत्यय लगेगा तो रूप बनेगा नटी। माता मह के साथ ङीस प्रत्यय लगेगा तो रूप बनेगा मातामही। चंद्रमुख के साथ ङीस प्रत्यय लगेगा तो रूप बनेगा चंद्रमुखी। मनुष्य के साथ ङीस प्रत्यय लगेगा तो रूप बनेगा मनुषी। शिखंड के साथ ङीस प्रत्यय लगेगा रूप बनेगा शिखंडी। तट के साथ ङीस प्रत्यय लगेगा तो रूप बनेगा तटी। और शूद्र के साथ ङीस प्रत्यय लगेगा तो रूप बनेगा शूद्री। यहाँ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दे रही हूँ। जैसे नर्तकी, गौरी, तटी, नटी और शिखंडी ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। चंद्रमुखी भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अगला है ङीप प्रत्यय। ङीप प्रत्यय के ङ और प का लोप होकर दीर्घ ई शेष बचता है। तीनों में ही दीर्घ ई शेष बचेगा। ङीप प्रत्यांत पद ईकारांत स्त्रीलिंग कहलाते हैं। इनका रूप नदी की तरह ही चलता है। सूत्र है टिंग ढाड़य वयसि प्रथमे दिगोह आदि सूत्रों से ङीप प्रत्यय का विधान होता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल हैं ङीप प्रत्यय के। नद के साथ जब ङीप प्रत्यय लगेगा रूप बनेगा नदी। देव के साथ ङीप प्रत्यय लगेगा रूप बनेगा देवी। और तरुण के साथ जब ङीप प्रत्यय लगेगा रूप बनेगा तरुणी। गार्गी के साथ ङीप प्रत्यय लगेगा रूप बनेगा गार्गी। कुमार के साथ ङीप प्रत्यय लगेगा तो रूप बनेगा कुमारी। किशोर के साथ ङीप प्रत्यय लगेगा तो रूप बनेगा किशोरी। त्रिलोक के साथ ङीप प्रत्यय लगेगा तो रूप बनेगा त्रिलोकी। और अष्टाध्याय के साथ जब ङीप प्रत्यय लगेगा रूप बनेगा अष्टाध्यायी। पंचवट के साथ ङीप प्रत्यय लगेगा तो रूप बनेगा पंचवटी। त्रिपाद के साथ ङीप प्रत्यय लगेगा तो रूप बनेगा त्रिपादी। यहाँ पे नदी, देवी, गार्गी, कुमारी और किशोरी, त्रिलोकी, पंचवटी यहाँ पे सब इम्पॉर्टेंट है। जैसे अष्टाध्यायी में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और
नदी में हुआ, गार्गी में हुआ, कुमारी में, इन सब में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। वैसे याद आप लोग तीनों जो है ङीस, ङीप और ङीन तीनों करिएगा अच्छे से पूरा। जितने एग्जाम्पल, बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल दिए नहीं गए हैं तो याद कर लीजिएगा। अगला है ङीन प्रत्यय। ङीन प्रत्यय का भी ङ और न का लोप होकर दीर्घ ई शेष बचता है। इस प्रत्यय से बने रूप भी ईकारांत स्त्रीलिंग होते हैं, अतः इनका रूप भी नदी की ही तरह चलता है। सारंगरव आदियों ङीन, सारंगरव आदियों ङीन एवं नीनरयोः वृद्धिश्च से ङीन प्रत्यय का विधान होता है। अब यहाँ पे ङीन प्रत्यय के कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। जैसे ब्राह्मण में जब ङीन प्रत्यय लगेगा रूप बनेगा ब्राह्मणी, सारंगरव में ङीन प्रत्यय लगेगा तो रूप बनेगा सारंगरवी, और नृ में जब ङीन प्रत्यय लगेगा तो रूप बनेगा नारी, और नर में ङीन प्रत्यय लगेगा तो रूप बनेगा नारी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। नारी में जो है नृ के साथ अगर ङीन प्रत्यय लगेगा तब भी रूप नारी बनेगा, और नर के साथ ङीन प्रत्यय लगेगा तब भी नारी ही रूप बनेगा। तो यहाँ पे 4 ही एग्जाम्पल हैं, याद कर लीजिएगा। ब्राह्मणी, सारंगरवी और नारी में जो है ङीन प्रत्यय होते हैं। नारी में नृ के साथ ङीन लगेगा नारी बनेगा, और नर के साथ ङीन लगेगा तो नारी ही रूप बनेगा। तो आज प्रत्यय समाप्त हो गया है। आप लोगों को प्रत्यय की क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं।